ओवैसी साहब की मकबूलियत में 2 चांद जब लग गए जब उन्होंने बिहार में खाता खोला और बैक टू बैक 5 सीटें निकाली। मुसलमान भी बिकाऊ होता है, मुसलमान भी वक्त आने पर बिक जाता है, जैसे कि बिहार के 4 MLA बिके। आरजेडी ओवैसी साहब से डर रही है क्या कि आगे आने वाले समय में बिल्कुल इस्लाम के साथ गद्दारी करी थी, मुसलमान के साथ गद्दारी करी थी और उन लोगों के साथ गद्दारी करी थी। ये तो पैसा लेके टिकट दो। आप एक पार्टी मुझे बता दीजिए जो फ्री में टिकट देती है। मायावती का तो खुल्लम खुला है कि इतिहास में उनका नाम गद्दारों और जयचंद की फहरिस्त में लिखा जाएगा, बहुत बड़ी बिल्कुल लिखा जाएगा। तो लगातार 1-1.5 साल से जो खरीदो फरोख्त चल रही थी और ओवैसी साहब की पार्टी में सेंध लगाई गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। बिहार में MIM के टूट के बाद जो पहली बार किशनगंज से MIM के विधायक बने थे उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आरजेडी पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने मुस्लिम क़यादत को कुचलने की कोशिश की है, क्योंकि जब महाराष्ट्र में सिंधे जब तोड़कर सरकार बनाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि लोकतंत्र कुचला गया है, लेकिन वही जब आरजेडी मुसलमान के विधायकों को तोड़कर अपने पाले में लाते हैं तो वहाँ कोई चू शब्द नहीं करते हैं। इसी मुद्दे पर बारीकी से बात करने के लिए आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित चेहरा एमन रिजवी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने। हाँ, शुक्रिया सद्दाम। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, MIM के टूट के बाद जिस तरह से कहा जा रहा है कि अख्तरुल ईमान को भी आरजेडी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या होगा आपका जवाब? देखिए, अगर आपको पता हो जिस तरह ओवैसी साहब ने एक पार्टी बनाई और जिस तरह फिर एक लाइमलाइट में वो आप देखें कि मोदी सरकार के बाद ओवैसी साहब बहुत लाइमलाइट में आए। वो वजह ये था कि जब NRC का बिल आया तो ओवैसी साहब एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने इस बिल को पार्लियामेंट में फाड़ने के बाद जय भीम और जय मीम का नारा लगाया था। उस बाद ये लाइमलाइट में कोई भी मॉब लिंचिंग होती है, कोई भी मुद्दा होता तो ओवैसी साहब बढ़ चढ़ कर उस पर आवाज़ उठाते, ट्वीट करते। लेकिन ओवैसी साहब की मकबूलियत में 2 चांद जब लग गए जब उन्होंने बिहार में खाता खोला और बैक टू बैक 5 सीटें निकाली, जहां कांग्रेस भी मतलब कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई और पार्टियां भी नहीं दिखा पाई। और जो उत्तर प्रदेश का हाल था कि जैसे उत्तर प्रदेश में गठबंधन का घमंड टूटा, वही सेम हाल वहां पर हुआ था। बिल्कुल एक तरफा जीत नजर आ रही थी कि नहीं बस किसी भी तरह तेजस्वी जीतेंगे, और वहां पर तेजस्वी का घमंड जो चकनाचूर हुआ। अगर आपको याद हो, मैं तभी भी आपके चैनल पर इंटरव्यू देके अपना थोड़ा बहुत एनालाइज करती तो मैं यही कहती थी कि तेजस्वी का जो घमंड है कहीं ना कहीं वो इनकी हार की वजह ना बन जाए, क्योंकि तेजस्वी अपने फादर के बिल्कुल अगेंस्ट चलते हैं। लालू प्रसाद यादव जो हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ गठबंधन करके चलते थे, पब्लिक के साथ चलते थे, थानों की विजिट करते थे, जनता की बात सुनते थे। लेकिन तेजस्वी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तेजस्वी को ये यकीन था कि विरासत में उनको उनके बाप की जो पार्टी मिली है उसके साथ एक जेब में दलित वोट और दूसरी जेब में मुझे मुसलमान वोट मिला है। मैं कुछ भी करूं, धुतकारूं, कुछ भी करूं, इनके पास ऑप्शन कुछ नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार है जो बीजेपी के साथ कदम बढ़ा रही है और दूसरी तरफ मेरी सरकार है, तो दलित और मुसलमान जो हैं पटापट टपाटप मेरी पार्टी में आएंगे। जब वहाँ पर इलेक्शन डिक्लेयर होता है आप देखते हैं कि ये पार्टी तेजस्वी जो है वो धपरधूस हो जाते हैं और इनकी सरकार नहीं बन पाती और बहुत माइनर सीटों से ये हारते हैं। इस बीच आप देखिए कि वहाँ पर ओवैसी साहब भी मेहनत कर रहे थे, ओवैसी साहब भी वहाँ पर लगातार इनकी पार्टी मेहनत कर रही थी और ओवैसी साहब ने जिस तरह 5 विधायक जीते, तो उसके बाद भी आप देखिए कि इनकी तेजस्वी की पार्टी ने कहीं से कहीं तक कोशिश नहीं करी कि वो ओवैसी साहब के साथ वार्तालाप करते, उन MLA को अपनी पार्टी में लेने की कोशिश करते। उन्होंने नहीं करी क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये सीख मिली हुई थी कि जिस तरह भारत की रूलिंग पार्टी और जिस तरह ये दूसरी पार्टियां करती हैं, हम भी इन MLA को खरीद लेंगे। तो लगातार 1-1.5 साल से जो खरीदो फरोख्त चल रही थी और ओवैसी साहब की पार्टी में सेंध लगाई गई और 4 ईमान फरोश MLA को खरीद लिया गया। तो इस वाली बात को दर्शाता है कि मुसलमानों की क़यादत को ये कहीं मजबूत नहीं होने देंगे और कहीं गलती से अगर मुसलमान MLA बन भी जाते हैं तो उन ईमान फरोशों को ये खरीद लेंगे। और अख्तरुल ईमान साहब के बारे में मैंने बोला भी, उसको मजाक के लिए सीरियस कही, मैंने कहा कि हो सकता था कि अख्तरुल ईमान साहब भी बिक जाते, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब के साथ अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड कह दिए कि उनके नाम के आगे ईमान लगा हुआ है, अख्तरुल ईमान, इसलिए उनका ईमान। लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसा लेकर के टिकट दिया, बिक गए, क्या हुआ? ये तो पैसा लेके टिकट दो। आप एक पार्टी मुझे बता दीजिए जो फ्री में टिकट देती हो। मायावती का तो खुल्लम खुला है, मायावती जी 2 करोड़ में टिकट देती हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जैन चौधरी के टिकट खुले 50 लाख में, 60 लाख में, 20 लाख में बिके हैं। आप एक पार्टी बता दीजिए जो टिकट ना देती हो। मतलब सारी पार्टियों ने जो टिकट है सारे बेचे हैं। हाँ, कांग्रेस ऐसी पार्टी है उसने उत्तर प्रदेश में फ्री में टिकट दिया और बाकायदा MLA को लड़ने के लिए पैसा दिया, लेकिन वो नेशनल पार्टी, बड़ी पार्टी है और उस वक्त यूपी में वो ठंडी पार्टी थी। लेकिन जितनी भी पार्टियों में करंट था
हाँ, उन्होंने टिकटों की पूरी खरीदो फरोख्त करी है। और जाहिर सी बात है, पार्टी एक ही बार तो काम करती है। जब इलेक्शन होते हैं पार्टी जब भी तो टिकट बेचती है, पूरे साल फिर पार्टी अपने दम पर चलती है, तो पार्टी के पास कोई पैसा थोड़ी आता है अगर वो टिकट ना बेचे। लेकिन हाँ, ज़रूरत यह है कि टिकट सही लोगों को बेचा जाए, सही हाथों में जाए। अब टिकट बेचने के नुकसान ये हुए कि अच्छे नेता बनने बंद हो गए, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आना बंद हो गए। जितने भी क्रिमिनल जितने टॉप कलेक्शन के समाज के लिए एक डरावना चेहरा था, वो लोग टिकट लेते हैं और फिर अपनी पूरी दादागिरी दिखाते हैं। तो इससे ये समाज को ये नुकसान हुआ कि जितने टिकट ज़्यादातर लोग लेते हैं वो गुंडे मवालियों के हाथ में टिकट चला गया और वो जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या आरजेडी ओवैसी साहब से डर रही है क्या कि आगे आने वाले समय में खतरा है? आपको पता है कि जब बिहार में ओवैसी साहब ने खाता खोला था तो भारत में एक तरह का मुसलमानों के अंदर जोशो खरोश आ गया था। एक नेशनल पार्टी का टैग मिल गया था कि नेशनल पार्टी के ज़मरे में आ गए। अब उत्तर प्रदेश जाएगी, फिर गुजरात जाएगी, राजस्थान जाएगी, दिल्ली में भी आएगी। तो मोराल, मुसलमानों का मोराल, ये ओवैसी साहब का मोराल नहीं, ये मुसलमानों की क़यादत का मोराल डाउन करने के लिए बिहार में ये खेला गया। अरे आप सीधे उनकी पार्टी से जाकर गठबंधन कर लेते भैया, आप खरीद लेते। लेकिन नहीं, आपने ये दिखाया कि देखो मुसलमान भी बिकाऊ होता है, मुसलमान भी वक्त आने पर बिक जाता है। जैसे कि बिहार के 4 MLA बिके। अरे आप बताइए उनकी क्या हालत हो रही है। तमाम जो जिस इलाके के वो मतलब जहाँ पर वो जीते हैं वो बाढ़ से पीड़ित है, वहाँ के लोग इन लोगों के ऊपर थूक रहे हैं कि तुम हमारे MLA हो ही नहीं सकते। एक MLA को तो निष्कासित कर दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। तो ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए, पार्टी को भी जिस वक्त टिकट दे रही हो पूरा उसका शजरा कंघालना चाहिए कि का DNA क्या है। पार्टी को टिकट देते हुए, खासकर मुस्लिम पार्टियों को टिकट देते हुए, उस खानदान का पूरा DNA चेक करना चाहिए कि इनके खानदान में कोई मिलावट तो नहीं है, कोई धोखेबाजी तो नहीं रही, कोई दलाल तो नहीं रहा, क्योंकि ये 4 तो दलाल साबित हुए और इन लोगों ने आगे दरवाजे खोल दिए। दूसरी बात आप देखें कि जिस तरह यहाँ पर करा गया, यहाँ तो बहुत मास्टर स्ट्रोक बताया गया। देखो तेजस्वी जो है अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए, आजा मेरी गाड़ी बीच बैठ जा, और ये खुद बैठ गए। जाहिर सी बात है, ऐसे तो वो सड़क पे खड़े नहीं थे कि तेजस्वी मूड में गाड़ी निकाल कर चले और खुद ही चला गए। यानी कि ये तोड़ फोड़, खरीदो फरोख्त लगातार हो रही होगी। जब ये कामयाब हो गए तो अपनी गाड़ी में लेकर गए कि हो सकता है कि ड्राइवर कहीं और ले जाए, तो इनको यकीन तो सीधे लेकर चले गए। तो यहाँ तो मास्टर स्ट्रोक बताया गया बिहार में। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ महाराष्ट्र में शिवसेना के पीठ में छुरा घोंपा गया और बीजेपी ने घोंपा, जिस ऑटो ड्राइवर को एकनाथ शिंदे को इज्जत दी, महाराष्ट्र सरकार ने इज्जत दी, मंत्रालय दिए, उस एकनाथ शिंदे ने साबित कर दिया कि जूता बाकी औकात देख के, मतलब जो जूता होता है, जूता आपकी औकात बताता है कि जूते से आपकी औकात होती है। आपने एक ऑटो ड्राइवर पर यकीन करा था शिवसेना वालों ने, और उन्होंने क्या करा, पूरी शिवसेना की जो अग्नि परीक्षा को उन्होंने फेल करा। पूरी उनकी एक तरह की उनकी पूरी पार्टी को डैमेज करने की बात करी। और जिस तरह बीजेपी ने जीता, उसको वहां पर चाणक्य का, मतलब आप दलाली करते हैं, किसी सरकार को गिराते हैं और आप वहां पर चाणक्य नीति कहते हैं। आप उसको दलाली नीति क्यों नहीं कहते कि आप दलाली कर रहे थे, आप एक जीती हुई सरकार को तोड़ रहे थे। अब बीजेपी के पास इनको एजेंडा तो इनके पास कुछ है नहीं। इनको ये लगता है कि इलेक्शन होंगे, खौफ रहेगा, EVM उठा के भागनी पड़ेंगी, इतने सारे हमें पोल को खरीदना पड़ेगा। अब करना क्या है, जहाँ पे कांग्रेस सरकार बनाए, शिवसेना सरकार बनाए, ओवैसी जी अपने MLA जिता कर लेकर आए, केजरीवाल जीत कर लेकर आए, अखिलेश जीत कर आए, हम सिर्फ वहाँ से MLA को खरीद लें या इनकी सरकारों को गिरा दें। बिहार में गलती तो RJD की नहीं है ना, चाहे तेजस्वी की नहीं है ना, विधायक बिक गए, वो मुस्लिम विधायक को सोचना चाहिए। नहीं तो आप एक बात बताइए, बिकता वही है ना जिसके दाम लगते हैं, जो बिकने पे आए तभी तो बिकता है। अगर मैं MLA हूँ तो किसी की हिम्मत होगी, जब मैं बिकने ही को तैयार हूँ तो मुझे कौन खरीदेगा। खरीदा भी उसी को जाता है जो बिकने के लिए तैयार हो, यानी वो बिकने के लिए तैयार थे जब तो उनको खरीदा गया। तो उन लोगों को, जो 4 विधायक गए, उनको ये सोचना चाहिए था कि इतिहास में उनका नाम गद्दारों और जयचंद की फहरिस्त में लिखा जाएगा, बहुत बड़ी, बिल्कुल लिखा जाएगा। उनको पूरा मीर सादिक लिखा जाएगा इतिहास में उनका नाम, कि ये ऐसे मीर सादिक हैं जिन्होंने मुस्लिम क़यादत के साथ गद्दारी करी थी, इस्लाम के साथ गद्दारी करी थी, मुसलमान के साथ गद्दारी करी थी, और उन लोगों के साथ गद्दारी करी थी जिन्होंने जो वोट दिया था ना, वो ओवैसी साहब की पार्टी को दिया था, वो तेजस्वी को नहीं दिया था, इन लोगों को नहीं दिया था, उन्होंने पार्टी को वोट दिया था। क्या लग रहा है आपको, अगर आने वाले समय में अगर ओवैसी साहब इसी तरह से वर्चस्व रखते हैं तो RJD क्या साथ लगाएगी इसमें?
नहीं अगर वो है कि देखिए कोई भी पार्टी जो होती है दूसरी पार्टी से इंस्पायर नहीं होती, मजबूरी होती है जो गठबंधन करती है। और हमेशा जो सलाम करा जाता है वो उगते सूरज को करा जाता है, चढ़ते सूरज को करा जाता है, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। अब मैं अपनी ही बात ले लूँ, अगर मेरी वीडियो वायरल होना बंद हो जाए, मुझे लोग सुनना बंद कर दें, तो कोई चिड़िया का बच्चा भी यहाँ आकर मेरा इंटरव्यू नहीं लेगा। सबको पता है कि एमन रिजवी जो बोलती है वो दुनिया सुनती है, इसकी वीडियो वायरल होती है, तभी आप मेरे पास आते हैं। अगर मेरी वीडियो डाउन होना चाहिए, जो आप नहीं आए, तो अगर ओवैसी साहब वाकई उफान पर आएंगे, तरक्की पर आएंगे और वाकई एक मजबूत क़यादत लेकर आएंगे, तो तेजस्वी क्या तमाम बीजेपी पार्टी उनके कदमों में पड़ी हुई होगी कि भाई ओवैसी से हम गठबंधन बना के चलें, क्या पता हमें कब ओवैसी की जरूरत पड़ जाए और कब कि ये किंग मेकर साबित हो जाए। तो किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक चींटी भी एक हाथी की मौत की वजह बन जाती है अगर वो सूंड में घुस जाए। आपको लग रहा है कि अख्तरुल ईमान अब टिके रहेंगे, अकेले विधायक बचे हैं? क्योंकि वो कहते थे, अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि अगर हम भी लहरों में बहते तो महलों में रह लेते। बिल्कुल सही, अख्तरुल ईमान टिके रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखें कि पूरे बिहार पे अगर किसी ने मेहनत करी तो वो अख्तरुल ईमान की मेहनत थी, जिन्होंने पार्टी की तरफ से मेहनत करी। और वाकई बड़ी बात है कि अख्तरुल ईमान अपना वजूद, अपना जो मतलब बिक नहीं पाए, हो सकता है उनको पता नहीं क्या क्या ऑफर होंगी, और उन्होंने अपना बचा के रखा है। कहीं ना कहीं फिर ये उनकी जो एक पार्टी से मोहब्बत है, पार्टी से वफादारी है, क़यादत से वफादारी है, या मुस्लिम समाज से वफादारी, उनको रोके हुए। और अख्तरुल ईमान अगर टिके रहते हैं तो हो सकता है कि बिहार की जनता आने वाले दिनों में, आने वाले दौर में एक तरह से फिर उनको उम्मीद से देखे, और आपके ये 5 लेकर आए, आपके हो सकता है 25 MLA लेकर आए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ एमन रिजवी थी, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारी के अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अख्तरुल ईमान MIM में टिके रहेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ की राजनीति किस और करवट लेती है। इस पर रहेगी हमारी पैनी नज़र। द इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।